तो अब सीक्वेंस में हम लोग कुछ वर्क किए हैं, उस वर्क से रिलेटेड आगे का जो वर्क है, यानी अभी तक जो हम लोगों ने वर्क किया है उसमें सीक्वेंस की डिफिनीशन दी गई, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए। फिर उसके बाद कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट होता है। तो यदि किसी सीक्वेंस का कोई लिमिट होता है, कोई नंबर, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसको भी हम लोगों ने देखा। फिर ये देखा गया कि कोई एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस यदि कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब उसका लिमिट मिल रहा है, तो वह लिमिट यूनिक होगा। इसको इसके पहले वाले वर्क में हम लोगों ने किया है। अब नेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, इस थ्योरम को हम एक बार पढ़ रहे हैं कि क्या थ्योरम है, उसको कैसे प्रूव करेंगे ये हम आगे बताते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, यानी कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो वो डिफिनिटली बाउंडेड होगा, लेकिन इसका कन्वर्स यानी जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब पहले इसके नेसेसरी पार्ट को हम लोग देखेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। पहले इसको हम लोग प्रूव करेंगे, तब हम इस पे विचार करेंगे कि जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है, ऐसा है क्या। तो सबसे पहले जिस चीज को हमको प्रूव करना है उसमें जो जो डिफिनीशन या जो जो वर्ड आए हैं उस वर्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको एक बार हमारे ध्यान में रहना चाहिए, तब ये बातें समझ में आएंगे। तो पहला कहा गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब उसका लिमिट मिले, यानी किसी सीक्वेंस का जब लिमिट मिलता है तब वो जो सीक्वेंस होता है वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, यानी जो लिमिट होता है उसी पे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। तो यानी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब लेंगे तब हमको उसको बाउंडेड दिखाना होगा। तो यानी कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस ले रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई लिमिट मिलेगा, उसी लिमिट पर वो कन्वर्ज करेगा। तो जब लिमिट मिलेगा तो लिमिट की जो प्रॉपर्टी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो जो हमको लिया गया, जो दिया गया है, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया गया, तो उससे क्या मिला उसकी एक आइडिया हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरा कि वो सीक्वेंस जो हो बाउंडेड हो जाए। तो कोई भी सीक्वेंस में क्या मिल जाए कि हम कहेंगे कि वो बाउंडेड है, इसलिए बाउंडेड की डिफिनीशन एक बार आपको वहाँ ऊपर लिख दिया गया है। यानी कोई एक सीक्वेंस है जब वो बाउंडेड बिलो भी रहे और बाउंडेड एबव भी रहे, जब दोनों होता है तब तो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहा जाता है। और कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होता है, यानी जो भी हमारा सीक्वेंस रहे उस सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर हमको ऐसा मिले कि उस सीक्वेंस का ए फारालियन यानी पहला नेचुरल नंबर हो, यानी सीक्वेंस का पहला एलिमेंट लो A1, तो एक नंबर ऐसा मिले कि जिस नंबर के जो पहला एलिमेंट है वो इक्वल हो या उससे छोटा हो, और फिर जो दूसरा एलिमेंट यानी कि वैल्यू 1 रखो तो A1 सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, 2 रखो A2 दूसरा एलिमेंट, 3 रखो A3, और सो वन इनफाइनाइट तक। तो A1 A2 A3 AN इनफाइनाइट तक ये जितने भी इस सीक्वेंस के पॉइंट होंगे, जो उसके एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट कोई ना कोई एक रियल नंबर ऐसा मिलना चाहिए जिससे सब ग्रेटर हो, यानी वो जितने भी उस सीक्वेंस के एलिमेंट है उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो या उससे छोटा हमको एक एलिमेंट मिलना चाहिए। और वैसे ही जितने एलिमेंट हैं A1 A2 A3, तो उसमें यदि सबसे बड़ा एलिमेंट यानी n को इनफाइनाइट लो, तब यदि वो एलिमेंट हमको इनफाइनाइट पर वो एग्जिस्ट कर रहा हो तब तो वो एलिमेंट आपका भी हो जाएगा। और यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो एक ऐसा एलिमेंट जिस एलिमेंट से इस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट यदि आपको छोटे ही मिले तब हम कहेंगे कि यह जो सीक्वेंस AN है वो कन्वर्जेंट है। यानी कोई सीक्वेंस हमारा बाउंडेड तब होगा
कि उस सीक्वेंस के सभी एलिमेंट, जैसे हमने एग्जांपल के लिए एक सीक्वेंस AN यह दिया गया है और AN को हम सपोज कर लो कि ले लिए n/n+1, यह एक सीक्वेंस ले लिए। तो इसमें A1 यानी n=1 जब लोगे तो हमारा ये पहला जो एलिमेंट आया वो 1/2 हो गया। दूसरा लोगे A2 तो हमारा 2/3, तीसरा लेंगे A3 तो हमारा 3/4 एंड सो ऑन, इसके एलिमेंट हमको मिलते जाएंगे। तो जो एलिमेंट हुआ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। लेकिन देख रहे हो कि जब यह n को इनफाइनाइट ले तब यह क्या देगा, तो n को इनफाइनाइट लेने पर इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लेते हैं, तो इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लोगे तो 1 आएगा। पीछे कई बार हुआ है, यानी इसका जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट n/n+1 और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि जब एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तब तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए हमको लिमिट लेना पड़ेगा। तो जब लिमिट लोगे, तो जब लिमिट लेते हैं तो हम n को डिनोमिनेटर में लाते हैं, यानी n से डिवाइड करो तो ऊपर आया 1, यह 1 + 1/n। अब n को इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0, यानी ये वैल्यू हमको 1 मिल गया। तब हम देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, इस तरह से आता जाएगा। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट आपका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर आया वो आपका 1 आया। अब आप देखोगे कि ये सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट 1/2 आपको मिल रहा है, तो यही आपका A हो गया, यह A, यानी 1/2 से जो इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इसके इक्वल हो गया और शेष सब बड़े हो गए। लेकिन n = इनफाइनाइट पर वैल्यू हमको नहीं मिला, हम यहाँ लिमिट लिए हैं तब यह वैल्यू आया। और इस सीक्वेंस में 1 नहीं आएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा एक लेस है। तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर रहे और न्यूमरेटर लेस रहे तो इसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी आएगी, तो यानी यह वैल्यू 1 से छोटा होगा। लेकिन 1 से छोटा कौन सा वैल्यू होगा वो हमारा डिफरेंट नहीं है, तो इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू आया वो इसमें नहीं है। लेकिन जितने भी वैल्यू हैं सब आपका 1 से लेस है, इसलिए इसके सभी एलिमेंट यहाँ 1 से लेस आए। इस सीक्वेंस यानी यह n/n+1, इसकी वैल्यू आपका जो पहला एलिमेंट आया 1/2 उसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है 1 वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट है नहीं है, वो उसका लिमिट है। यानी इसका लास्ट एलिमेंट हमारा कोई भी आएगा तो न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये वैल्यू 1 से हमेशा छोटा आएगा। तो यानी इसके सारे एलिमेंट 1 से छोटे आ गए। तब हम देखते हैं कि यदि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट यदि आपको एग्जिस्ट कर रहा है तब तो एक ही जगह वही हो जाएगा, और वैसे देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा जो एलिमेंट हुआ वो यदि इसमें रहेगा तब तो वही हमारा B होगा, और यदि वो नहीं है तब हम जो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट है उसको लिखेंगे। तो यानी अब इसके n की वैल्यू पहला लो 1, तो ये पहला एलिमेंट A, इसका पहला एलिमेंट इसके इक्वल आ गया। दूसरा लोगे 2/3, वो इससे ग्रेटर आ गया। ये एलिमेंट इससे ग्रेटर, इसके सभी एलिमेंट इससे ग्रेटर आ गए, और सब एलिमेंट 1 से लेस आएगा, क्योंकि इसका जितने भी एलिमेंट है सबका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो सब ये 1 से लेस आएगा। तो जब हमको कोई 2 रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि जिसके बीच में इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट आएंगे तब हमारा यह सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा। और ये जो होगा कि जिस एलिमेंट से इसके सारे एलिमेंट ग्रेटर हो या जो सबसे छोटा हो इसके इक्वल हो जाए, तब ये हमारा इसका लोअर बाउंड कहलाएगा, यानी तब यह सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो कब होगा कि एक एलिमेंट ऐसा मिले जिससे इसके सभी एलिमेंट ग्रेटर हो या जो सबसे छोटा हो वो इसके इक्वल हो सकता है।
तो ये हमारा यदि ऐसा ही एलिमेंट मिल जाएगा तब हम कहेंगे कि यह जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड बिलो हुआ। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हुआ। और एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि जिससे इसके सारे एलिमेंट लेस हो और सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें यदि मिल रहा हो तो उसी को आप भी लेते हैं, और यदि नहीं मिलता है तो एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे हों। तब यदि यह एलिमेंट ऐसा आपको मिल जाता है जिसके इसके सारे एलिमेंट छोटे होंगे तब हमारा इसका इस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड होगा। और यदि किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड मिलता है तब हमारा ये जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस कहलाएगा बाउंडेड एबव। ये सीक्वेंस हुआ बाउंडेड एबव। तो यदि कोई एक सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो भी हुआ और बाउंडेड एबव भी हुआ तब ये सीक्वेंस बाउंडेड कहा जाएगा। तो यानी हमको किसी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना हो तो उसके लिए क्या करना है, दो नंबर पाना है कि एक ऐसा नंबर जिससे इसके सभी एलिमेंट सीक्वेंस के बड़े हो या जो सबसे छोटा हो वो उसके इक्वल तक हो सकता है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे हों और सबसे बड़ा एलिमेंट यदि इसमें मिल रहा है तो वो इसके इक्वल हो। तो यदि ऐसे दो एलिमेंट आ जाए जिसके बीच ही ये सारे एलिमेंट लाई करें तब हमारा बाउंडेड होगा, और यदि ऐसा कोई दो एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है तब ये बाउंडेड नहीं होगा। तो चूंकि ये हमने इसलिए बताया कि चूंकि इसको हमको बाउंडेड दिखाना है तो बाउंडेड का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आ जाए। इसका अभी इस थ्योरम के प्रूफ से मतलब नहीं है। ये कोई सीक्वेंस बाउंडेड हुआ, बाउंडेड बिलो हुआ, बाउंडेड एबव हुआ, उसकी क्या मीनिंग है ये हमने बताने का प्रयास किया। और ये क्या है, बाउंडेड दिखाना है तो बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करेंगे ये वर्क हमने बताया। अब आप थ्योरम पे आइए। थ्योरम का जब प्रूफ आपको करना होगा तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वहां से आपको देखना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हम कोई एक सीक्वेंस ले लें जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तब हम दिखा दें कि वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। तो इतनी बात को आप लिखिए पहले प्रूफ में, लेट सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने ये ले लिया कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इससे आपको क्या मिला, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब हो जाता है, जब वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, और जिस पे कन्वर्ज करता है वही उसका लिमिट कहलाता है। यानी इस सीक्वेंस का लिमिट एक मिलेगा, और जो लिमिट मिलेगा उसका हम एक नाम देते हैं। चूंकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब उसका लिमिट मिले, तो ये कन्वर्जेंट है इसलिए इसका लिमिट डेफिनेटली मिलेगा, उसका हम एक नाम देते हैं। तो लेट L इज लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस AN। अभी जो दिया गया उससे हमको क्या मिला वही हमने लिखा, इसमें कुछ भी याद करने की बात नहीं है। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है तो हमने एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया, उसका हमने एक नाम दे दिया। अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब उसका लिमिट मिले, तो ये कन्वर्जेंट है इसलिए डेफिनेटली उसका लिमिट मिलेगा, और उसी लिमिट को हमने L से डिनोट कर लिया कि इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट है वो L है। अब आप देखो किसी सीक्वेंस का लिमिट L है, उससे आपको क्या मिला, तो हम लोग जहाँ लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट डिफाइन किए हैं वहाँ ये दिया गया, यह आपका कोई सीक्वेंस है, पहला एलिमेंट है A1, यानी जो भी सीक्वेंस रहेगा यानी कि वैल्यू 1 रखोगे जो आएगा वो आपका A1, 2 रखोगे A2, 3 रखोगे A3 एंड सो ऑन, ये आपका यह AN एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक ये आपको सीक्वेंस के एलिमेंट मिलेंगे।
क्योंकि हर नेचुरल नंबर के लिए एक आपको एलिमेंट सीक्वेंस में मिलेगा और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। अब इसी सीक्वेंस का लिमिट हमने सपोज किया है एल, तब जो डिफिनीशन दी गई है कि यदि किसी सीक्वेंस का लिमिट यल है तो वहां दिया गया कि इस यल पर कोई डिस्टेंस एक हम ले लें जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कोई जब डिस्टेंस लेते हैं तो एक नेचुरल नंबर हमको मिलता है m, और उस यम पर जो सीक्वेंस यानी उस यम से ग्रेटर इसकी वैल्यू लोगे, यानी एक सीक्वेंस हमको एक नेचुरल नंबर आपको मिलेगा यम। कोई सीक्वेंस है, इसकी लिमिट यल तब होगी कि इस यल पर कोई एक डिस्टेंस लो, इस डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तब आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो इस यम से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालोगे, यानी यम से ग्रेटर, यानी am+1, am+2, am+3, ये जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसकी और यल, इसका जो डिफरेंस होगा, जो ये डिस्टेंस लिया गया है उससे लेस होगा। यानी यह सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज तब करेगा जब आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए कि जिस नेचुरल नंबर से ग्रेटर, जब नेचुरल नंबर लो और उसकी वैल्यू इस सीक्वेंस में रखो तो जो ये मान दे, यह वैल्यू और जो इसका लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिया है उससे कम आवे। तो चूंकि ये कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए डिफिनिटली एक नेचुरल नंबर मिलेगा। और ये नेचुरल नंबर कैसा होगा कि इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस नेचुरल नंबर पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू रखोगे तो वह मान और जो यह यल होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, जो ये डिस्टेंस है उससे कम आएगा। तो चूंकि ये सीक्वेंस का लिमिट एल है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसको आप लिख लो, लेट यल इज द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस एन सिंस L is limit of the sequence AN. This implies for every epsilon greater than 0, there exists a natural number m greater m natural number m such that for all n greater than m, an minus l is less than epsilon। ये जो लिखा गया है उसकी मीनिंग को आप, यदि कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है तो वो पॉइंट उसका लिमिट हुआ, और जब उसका लिमिट है तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो क्या करता है कि सीक्वेंस एन का यल लिमिट है, इसलिए कोई भी एक पॉजिटिव डिस्टेंस एल पर लो तो इस हर डिस्टेंस के लिए हमको एक नेचुरल नंबर m मिलेगा, और इस नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालोगे तो वो मान और जो यल है इसका जो डिफरेंस आएगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। तो ये लिमिट की कंडीशन से। अब आप देखिए, कोई एक वैल्यू है, जैसे हमारा यह एल है और यह एल से एप्सिलॉन डिस्टेंस यदि पहले लो तो ये नंबर यल माइनस एप्सिलॉन आएगा।
और एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे का नंबर लो तो यह एल प्लस एप्सिलॉन आएगा। तो ऐसा कोई एन, जैसे मान लो यह एक एन लिया गया, तो एन का और एल का जब डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस होगा, इसका मतलब यह एन एल माइनस एप्सिलॉन के आगे आएगा। और यह एन यदि आपका यहाँ भी रहे तो भी एन और एल इसका डिफरेंस लोगे तो जो एल के आगे एप्सिलॉन डिस्टेंस है उससे एक कम होगा। तो यानी यह एन जो होगा वो एल से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले, तो एल से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले यानी एल माइनस एप्सिलॉन, और एल से एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे एल प्लस एप्सिलॉन, यानी इसके बीच में एन कहीं रहेगा, वो आपका उसका और एल का डिफरेंस होगा, वो एप्सिलॉन से लेस होगा। यह एन यदि इस साइड में लो, ये इसके पहले लेफ्ट में लो, इधर ए एप्सिलॉन है और तो एल माइनस एप्सिलॉन, अब इसके बीच में कोई एन रहेगा तो एन और यह एल इसका जो डिफरेंस आया जो यह एप्सिलॉन इससे कम आया। और यदि एल के आगे भी रहे तो जैसे मान लो एन यहाँ आ जाए तो एन और एल इसका जो डिफरेंस आया जो यह एप्सिलॉन है उससे लेस आया। तो जो बातें लिखी गई है एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, उसी को दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं कि जो यह एन होगा वो यल से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले और यल से एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद इसके बीच में ही होगा। तो चाहे इसको लिखो या उसी को इस फार्म में लिखो, यानी एन माइनस यल, यानी एन और यल का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस हो तो तभी होगा कि यल से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले का जो पॉइंट होगा वो यल माइनस एप्सिलॉन होगा। तो यल माइनस एप्सिलॉन और यल इसके बीच में कोई एन रहेगा तो इसका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आएगा। और वैसे ही आगे भी कि यल से और यल प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में कोई, जैसे मान लो एल के आगे यह एन है चाहे ई है तो इसका डिफरेंस ये हमारा ये जो एप्सिलॉन है उससे लेस ही आएगा। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एन माइनस यल मॉड में लेस देन एप्सिलॉन, और चाहे इसी को यह एन जो होगा वो यल से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले और यल से एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद इसके बीच में लाई करेगा। तो ये और ये दोनों सेम थिंग है, उसको लिखने का तरीका हमारा दो है। तो इस तरह से हमको ये मिला, तो अब यही बात हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आर, इसी को एन जो होगा वो यल माइनस एप्सिलॉन से आगे होगा और यल प्लस एप्सिलॉन से पहले होगा, ये इसके बीच के होगा। लेकिन एक चीज आप और ध्यान दीजिए, ये ठीक है ये लिमिट के डिफिनीशन से आया, अब आपको दिखाना क्या है? दिखाना है कि जो यह सीक्वेंस हो वो बाउंडेड हो। तो बाउंडेड कब हो जाएगा कि दो नंबर आपके ऐसे मिल जाएं कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट एक से बड़ा हो और दूसरे से छोटा हो, यानी इसके बीच में ही हो, तब हम कहेंगे कि वो बाउंडेड है। तो आप देख रहे हो कि जो सीक्वेंस एन है वो आपका यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में ही है, लेकिन अभी ये बाउंडेड आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि यह एन सबके लिए नहीं है, आपका केवल ये कंडीशन उसके लिए जो यन यम से ग्रेटर है, यानी ये जो वैल्यू है ये कंडीशन वो केवल ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 2, ए एम प्लस 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। लेकिन उसके पहले भी सीक्वेंस में एलिमेंट है, A1 है, A2 है, A3 है, AM तक। तो ये हमारा ये इसके बीच में नहीं है। तो जब तक सीक्वेंस के सारे एलिमेंट दो नंबर के बीच में नहीं आएंगे तब तक वो बाउंडेड नहीं होगा। क्लियर है ये? तो यानी ये कंडीशन किसके लिए है? एक कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जो यन एम से ग्रेटर है। तो आगे इसी बात को लिखेंगे कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए और तब फॉर
n greater than m, condition L minus epsilon less than an L plus epsilon, इसके बीच में है कंडीशन दिस may be written as, अब इसी को क्या लिखेंगे, यह L माइनस एप्साइलन, यह n उनके लिए है जो यम से ग्रेटर है, तो यम से ग्रेटर am प्लस 1, उससे ग्रेटर am प्लस 2, उससे ग्रेटर am प्लस 3, और चूंकि ये नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक आएगा तो ये हमारा इनफाइनाइट तक ये जो आया वो हमारा ये लेस देन L प्लस एप्साइलन यह आया। अब देखो यदि इन नंबर्स के बीच में हमारा यदि A1, A2, A3, AM तक वो भी आ जाता तब हमारा सीक्वेंस बाउंडेड हो जाता, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है। तब इसके लिए क्या कर लो, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अभी तक जो आपने किया है देखो क्या किया गया, बिल्कुल ये सिस्टमेटिक किया गया कि हमको दिखाना कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हमने एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया उसको बाउंडेड दिखाना है, तो यह an कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया है, और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होगा जब उसका लिमिट मिले, तो चूंकि कन्वर्जेंट है इसलिए डिफरेंटली लिमिट मिलेगा, उसका हमने नाम दिया यह यल इसका लिमिट हो गया। अब यह यल इस सीक्वेंस का लिमिट है, तो जो लिमिट होने का किसी सीक्वेंस का प्रॉपर्टी हो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी एक पॉजिटिव डिस्टेंस L पर लो, L के पास कोई डिस्टेंस लो, तब आपको एक नेचुरल नंबर आपको डिफिनिटली मिलता है। यदि न मिले तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, चूंकि कन्वर्जेंट है इसलिए मिलेगा। तो एक नेचुरल नंबर यम आपको डिफिनिटली मिलेगा। इस यम की क्या प्रॉपर्टी हो कि इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनकी वैल्यू को जब इस सीक्वेंस में रखोगे तो वो वैल्यू और जो इसका लिमिट है यल, इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए हो उससे लेस आएगा। तो इसी कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी an माइनस यल लेस देन एप्साइलम, या an l माइनस एप्साइलम और यल प्लस एप्साइलम इसके बीच में रहेगा, तो हमारा इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा एप्साइलम से लेस आएगा। तो इस कंडीशन को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ये जो कंडीशन मिला वो सभी यन के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन यन के लिए है जो यम से ग्रेटर है। तो यन से ग्रेटर यम कौन कौन से होंगे, तो यह m से ग्रेटर यन, तो यम से ग्रेटर n m प्लस 1 होगा, m प्लस 1 होगा, m से ग्रेटर यन m प्लस 2 होगा, फिर m प्लस 3 होगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट का ये होगा। तो ये m से ग्रेटर ये वैल्यूज हैं, और ये इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। अब हमारा इस सीक्वेंस में आपका A1, A2, A3 से लेकर के AM तक वो इन दोनों के बीच में नहीं है। यदि वो भी हो जाता या तब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट दो रियल नंबर के बीच में आ जाता तब बाउंडेड हो जाता, लेकिन अभी हमारा जो एलिमेंट नहीं है उसको आप देखो। तब आप क्या कर लो कि जो L माइनस एप्साइलम है, L माइनस एप्साइलम जो इसका लोअर एलिमेंट है जिससे ए एलिमेंट सब ग्रेटर है वह, और जो नहीं आया है इसमें A1, A2 से लेकर के AM तक, ऐसा आप लिखो। ये अभी आपने क्या लिखा, यह इन सबसे जो लेस है वो आपने लिया, और जो इसमें नहीं है A1, A2 से लेकर के AM तक। अब इसमें देखो कि L माइनस एप्साइलम A1, A2, AM, A इसके ग्रेटर है ऐसा नहीं है। तो अब आप देखो कि L माइनस एप्साइलम A1, A2, AM, इनमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट आया
उसको हमने ए कह दिया। यानी ए क्या हुआ, इसमें जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट हुआ उसको ए कहा। तब आप यहां से लो लेट ए इज इक्वल टू मिनिमम एल माइनस एप्सिलॉन A1 A2 अप टू AM, जो इसमें सीक्वेंस के एलिमेंट नहीं है O और L माइनस एप्सिलॉन, इसमें इनकी वैल्यूज को रख लो। तब जब रखोगे तो देखो इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट, अब इसी पे थोड़ा केयर करना है, L माइनस एप्सिलॉन A1 A2 AM, इनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हमने A कह दिया। इसका मतलब यहां से क्या हुआ, यदि L माइनस एप्सिलॉन तुम्हारा ये सबसे छोटा एलिमेंट इन सब में रहे तो ये वो होगा ए, और तब चूंकि इन सब में छोटा ये है तो यह A1 A2 AM सब ऐसे ग्रेटर हो गए। लेकिन सपोज कर लो कि यह छोटा नहीं है, यदि आपका यह छोटा हो तो ए यह होगा, तो यह ए हो गया और शेष सभी एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो यानी शेष जो वैल्यू हुआ वो हमारा सभी से बड़ा हो गया। तब हम एक चीज पाएंगे कि इनमें सबसे जो छोटा हो उस एलिमेंट को यदि ए कहें तो इस ए से L माइनस एप्सिलॉन A1 A2 AM और ये सभी एलिमेंट ग्रेटर हो, क्योंकि L माइनस एप्सिलॉन से तो ये सब ग्रेटर ही है। और यदि L माइनस एप्सिलॉन ही इनमें सबसे छोटा हो तब तो इससे ग्रेटर आपका A1 भी हो गया, A2 भी हो गया, AM भी हो गया और सारे इस सीक्वेंस के एलिमेंट ही आ गए आपके। लेकिन यदि L माइनस एप्सिलॉन इन सब में छोटा न हो, क्योंकि छोटा तो AM+1 AM+2 इससे छोटा कंडीशन में आया है, तो अब यदि ये सबसे छोटा न हो तब हमारा सपोज कर लो कि यदि A1 सबसे छोटा हो जाए तब A1 से A2 बड़ा है, A3 बड़ा है, क्योंकि इनमें जो सबसे छोटा है वो हमारा A1 है, तब A2 बड़ा है, A3 बड़ा है, AM बड़ा है और L माइनस एप्सिलॉन भी बड़ा है। यानी तब A1 जिसको A कहोगे उससे बड़ा L माइनस एप्सिलॉन भी हो गया, तो इससे ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा और L माइनस एप्सिलॉन भी बड़ा, और जब L माइनस एप्सिलॉन बड़ा तो उससे बड़े ये सब हैं। इसका मतलब उस ए से बड़े ये सभी सीक्वेंस के एलिमेंट आ जाए। ठीक है ये, तो इफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस इंप्लाई ए इज लेस आर इक्वल L A1 A2 up to L माइनस एप्सिलॉन। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि L माइनस एप्सिलॉन और जो एलिमेंट बचा है उन सब में जो सबसे छोटा आया उसको हमने ए कहा। यानी इस ए से ये सभी एलिमेंट बड़े हैं, A1 A2 AM ये बड़ा है, L माइनस एप्सिलॉन ये बड़ा है। इनमें जो सबसे छोटा होगा वो हमारा ए के इक्वल होगा और शेष जितने हैं वो हमारे सब बड़े हैं। तो चूंकि A1 A2 और AM ये तो सब बड़ा ही है, AM ये तो बड़ा ही है, आपका जो L माइनस एप्सिलॉन है वो भी हमारा बड़ा होगा। अब L माइनस एप्सिलॉन से आपके ये सभी नंबर बड़े हैं, तो दिस इम्प्लाई ए लेस आर इक्वल A1 A2 AM। L माइनस एप्सिलॉन से ये बड़ा है, ए से बड़ा L माइनस एप्सिलॉन, L माइनस एप्सिलॉन से बड़े यह AM+1 AM+2 से लेकर के ये इनफाइनाइट तक ये सारे एलिमेंट ए से ग्रेटर हो गए। इसका मतलब इससे आपको एक चीज मिल गया कि ये जो सीक्वेंस हुआ वो बाउंडेड बिलो हो गया, क्योंकि बाउंडेड बिलो के लिए क्या चाहिए, उस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट हैं
एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि उसमें जो सबसे छोटा हो वो इसके इक्वल हो और से सारे एलिमेंट उससे बड़े हो। तो हमको यह ए मिल गया। तो ये कैसे मिला, एक बार और ध्यान दें, वैसे ही हम उसका अपर लिमिट भी पाएंगे। यानी इन सब में ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें यल माइनस एप्सिलॉन हमारा सबसे छोटा है, उससे ये सब बड़े हैं, am+1 am+2 से इनफाइनाइट। अब इसमें जो बच गया am+1 से पहले तो a1 है, a2 है, am है, अब और यह है al माइनस एप्सिलॉन। तो इन सब में देखो सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे छोटा हुआ उसी को हमने a कहा। तो जो सबसे छोटा है वो तो एक ए हो गया, लेकिन शेष जितने बचेंगे वो हमारा a1 a2 am और यह l माइनस एप्सिलॉन वो सब इससे बड़े ही होंगे। तब आप देखो a से बड़ा या इक्वल a1 a2 am ये हुआ, और यल माइनस एप्सिलॉन भी इससे बड़ा है, लेकिन यल माइनस एप्सिलॉन से बड़े आपके ये सब हैं। तब यल माइनस एप्सिलॉन की जगह इससे जो बड़े एलिमेंट हैं उसको हमने लिख दिया यह am+1 am+2 से इनफाइनाइट। यानी अब सीक्वेंस आपका a1 से आ गया, a1 a2 am से लेकर के इनफाइनाइट तक अब एक कंप्लीट सीक्वेंस याद हो गया। यहाँ हमारा कंप्लीट सीक्वेंस नहीं था, m+1 से था। इसका मतलब इस सीक्वेंस के लिए यह लोअर बाउंड मिल गया, तब सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो हो गया। अब वैसे ही यदि हम एक ग्रेटर पा जाए तो जब ग्रेटर पा जाएंगे तब हमको बाउंडेड एबव मिल जाएगा। अब ग्रेटर कैसे पाएंगे, तो उस वर्ग को आप देखो, सब इससे छोटे हैं, जितने एलिमेंट हैं सब इससे छोटे हैं, और जो इसमें नहीं है वो आपका a1 a2 a3 से लेकर के am तक। तब आप क्या कर लो, यह a1 जो नहीं आया है सीक्वेंस में, a2 a3 am यहाँ तक, और जिससे ये सब छोटा है यानी l प्लस एप्सिलॉन, इसमें जो मैक्सिमम हो, इसमें जो सबसे बड़ा हो उसको तुम लिख लो, यानी उसको हमने b ले लिया, लेट b इज इक्वल टू मैक्सिमम। सब में जो बड़ा हो उसको हमने b कह दिया, b कहा, यानी b इन सब में बड़ा है तो b से जो इसमें सबसे बड़ा होगा वो b के इक्वल होगा, और शेष सभी से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो दिस इंप्लाई a1 a2 a3 और am और l प्लस एप्सिलॉन, ये सब b जो सबसे बड़ा होगा वो b के इक्वल होगा, और से सब एलिमेंट उससे छोटे होंगे। तब आप देखो a1 a2 a3 am और l प्लस एप्सिलॉन ये सब b से छोटे हैं, और l प्लस एप्सिलॉन से आपका ये सब छोटा है, ये am+1 am+2 am+3 इनफाइनाइट तक। तो यानी इससे तो दिस इंप्लाई a1 a2 a3 am और इस यल प्लस एप्सिलॉन इस b से छोटा है, और यल प्लस एप्सिलॉन से ये सब छोटे हैं, ये सभी छोटे हैं, इसलिए b से ये सब छोटे होंगे। तब आपका यह am+1 am+2 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सभी एलिमेंट हमारा जो इसमें मैक्सिमम होगा वो इक्वल हो सकता है, और शेष हमारे सब लेस होंगे। तब हमने देखा कि जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के अब सारे एलिमेंट a1 a2 a3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अब ये सीक्वेंस के सभी एलिमेंट आ गए। इसका मतलब इस सीक्वेंस का यह b अपर लिमिट हो गया। तब हमारा जो सीक्वेंस था वो बाउंडेड एबव हो गया। तो ये ऐसा सीक्वेंस हुआ जो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। तो यदि कोई भी हमारा सीक्वेंस ऐसा रहे जो दो नंबर के बीच में रहे, देखो अब यही सीक्वेंस हमारा a से ग्रेटर हुआ और यही सीक्वेंस b से
लेस हुआ, तब हमको दो नंबर मिल गए जिसके बीच में सारे सीक्वेंस के एलिमेंट है, तब हमारा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। तो उसी चीज को हम कैसे लिख लेंगे, ये 1 था, इसको तुम 2 ले लो, यानी 2 उसको लिया कि पूरे सीक्वेंस का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो दिया, और इसको तुम 3 ले लो, 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we see that A, B are two real number such that A less or equal to A1, A2, A3 से लेकर के यह AM प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लेस आर इक्वल टू बी। ये दो नंबर हमको ऐसे मिल गए कि जिनके बीच में सीक्वेंस के सारे एलिमेंट हो गए, इसलिए सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो गया। हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। देखिए क्या किया गया, ये पूरा आपका नेसेसरी पार्ट हो गया। सफिशिएंट छोटा सा है, सफिशिएंट में ये कि मतलब ये तो हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया तो उसको दिखाया कि वो बाउंडेड हो गया, लेकिन अब हम लेंगे कि जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है, तो उस पर आएंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने जो किया, इतना वर्क आपने किया, लेकिन फाइनली आपने किया क्या, आपको दिखाना है कि सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो बाउंडेड होगा। तो इसके लिए एक सीक्वेंस जिसका हमने नाम AN दे दिया और वो कन्वर्जेंट है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो सीक्वेंस AN कन्वर्जेंट है, तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होगा जब उसका लिमिट मिले। तो चूंकि ये कन्वर्जेंट है इसलिए इसका लिमिट मिलेगा। तब हमने ले लिया कि सीक्वेंस AN का लिमिट L है। अब सीक्वेंस AN का लिमिट L है, तो लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कंडीशन होता है, वो सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है कि कोई एप्सिलॉन लो, उस एप्सिलॉन के लिए हमको एक नेचुरल नंबर m मिलता है कि उस नेचुरल नंबर m से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उन पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालोगे, यानी AN उस वैल्यू के लिए है जो m से ग्रेटर है। तो उस AN और L का जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस एप्सिलॉन लिए है, उससे लेस हो जाएगा। तो ये कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी से ऐसा हमको मिल गया। अब इसी माड को हम ऐसा लिख सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, उसके बीच में जितने AN होंगे तो AN और L का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से लेस आएगा। तो माड को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपका ये जो AN इन दो के बीच में आया है, तो वो हमारा सभी n के लिए नहीं है, वो उन n के लिए है जो m से ग्रेटर है। यानी m से ग्रेटर AN क्या होगा कि m से ग्रेटर, यहाँ n लोगे तो AM प्लस 1, AM प्लस 2, AM प्लस 3, n हमारा नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट पर जो एलिमेंट दे, तो ये सारे एलिमेंट आए, और वो सब L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में ही है। अब ये दो नंबर हमको मिल गया, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, जिसके बीच ये वैल्यू है, लेकिन हमको सीक्वेंस को दिखाना है बाउंडेड, तो वो भी दो नंबर के बीच में उसके सारे एलिमेंट आए, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट नहीं है। इसमें A1, A2, A3, AM तक इसमें नहीं है। तो यदि वो भी एलिमेंट इसमें आ जाए और तब हमको दो एलिमेंट मिले जिसके बीच में सभी आ जाए, तब वो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तब उसको कैसे पाएंगे? तब आपने क्या किया, यह जो सबसे छोटा है L माइनस एप्सिलॉन यह, और जो इसमें नहीं आया है A1, A2, A3, AM तक m प्लस 1 से आगे आ गया है, तो इनमें जो सबसे छोटा है
उसको हमने ए कह दिया। तो जो सबसे छोटा होगा उसको छोड़ करके शेष सब उससे बड़े होंगे। तो जो सबसे छोटा है उसी को ए कहा। तो जो सबसे छोटा होगा वो ए के इक्वल होगा और उसके अतिरिक्त तो अन्य जितने होंगे वो सब इससे ग्रेटर होंगे। यानी ए से ग्रेटर आपका A1, A2, AM और यह यल माइनस एप्सिलॉन। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यल माइनस एप्सिलॉन इस ए से ग्रेटर है या इक्वल है, लेकिन एल माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर ये सब है। इसलिए ए से ग्रेटर ये सब हैं, इससे ग्रेटर AM+1 तक है। तो इस ए से ग्रेटर ये पूरा सीरीज आ गया। जब पूरा सीरीज आ गया तब हमको ये देखा गया कि इस सीक्वेंस के अब सब एलिमेंट 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सब हुए। यहाँ हमारा ये सब नहीं था, कोई m से ग्रेटर ही केवल इसके बीच में था, केवल इतने ही थे। अब हमको सीक्वेंस के दिखाने के लिए उसको हर एलिमेंट के लिए दिखाना पड़ेगा। तो यह सब में छोटा ए मिल गया। अब इस ए से ग्रेटर ही सारे एलिमेंट हैं। और ऐसे ही हमको एक बी चाहिए जिससे सभी छोटे आए। तब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके सभी एलिमेंट L प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं और इसमें आपका A1, A2, A3, AM यह नहीं है। तो जो नहीं है वह और जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वह, इन सब में जो सबसे बड़ा है उसको हमने B कह दिया। इसका मतलब B से ये जो सबसे बड़ा होगा वो B के इक्वल होगा और शेष सब इस B से छोटे होंगे। तो यानी A1, A2, A3, AM और L प्लस एप्सिलॉन, ये सब में जो सबसे बड़ा है वो B के इक्वल और शेष सब उससे छोटे। तो यानी A1, A2, A3, AM। अब L प्लस एप्सिलॉन B से छोटा है और यहाँ L प्लस एप्सिलॉन से AM+1 तक ये सब छोटे हैं। इसका मतलब A1, A2, A3, AM तो था ही। अब L प्लस एप्सिलॉन से जो हमारा छोटा है ये वैल्यू है AM+1 तक। तो अब यह तो था, अब इससे छोटे AM+1, AM+2 से इनफाइनाइट तक के सब B से छोटे होंगे। यानी अब पूरा सीक्वेंस आ गया 1 से इनफाइनाइट तक। ये पूरा सीक्वेंस आपका B से लेस आ गया। तब हमने A और B ऐसा पाया कि इस A और B के बीच में सीक्वेंस के सभी एलिमेंट मिल गए। और किसी सीक्वेंस के लिए दो रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट उन्हीं दोनों के बीच में रहें, तब वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है। तो हमारा यह AN जो था वो बाउंडेड हो गया। तो एक पार्ट हमने कर लिया। अब हमको क्या दिखाना है कि जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट हो, ये आवश्यक नहीं। ये नहीं कहा कि जो बाउंडेड होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि बाउंडेड होने के बाद कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है। तब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और दिखाएंगे कि वो बाउंडेड है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो एक एग्जाम्पल भी हम दिखा दें तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम दिखाएंगे कि जो बाउंडेड है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। अब इसका कन्वर्स हम दिखाएंगे कि जो सीक्वेंस बाउंडेड हो ये आवश्यक नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा देंगे जो बाउंडेड होगा और कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो लेट सीक्वेंस AN is equal to -1 to the power n such that n belongs to capital N। अब देखो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के एलिमेंट जो है वो -1 to the power n इस फॉर्म में है। तब इस सीक्वेंस के एलिमेंट क्या आ जाएंगे? सीक्वेंस के एलिमेंट क्या आएगा? n आपका नेचुरल नंबर है। तो एक जब 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे +1, 3 रखोगे -1, 4 रखोगे, एक एक करके यानी -1 +1 +1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक यही दो एलिमेंट मिलेगा, यही दो एलिमेंट। तो ये आपका सीक्वेंस ये हुआ, दैट इज यानी सीक्वेंस हमने ऐसे लिया और यह आया। अब इस सेट के एलिमेंट देख रहे हो कि दो ही एलिमेंट हैं,
जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो -1 और जो सबसे बड़ा है वो +1। यानी इसके सारे एलिमेंट कोई -1 से छोटा नहीं है और कोई +1 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो गया। यानी -1 और 1, -1 और 1 इसके बीच ही ये सभी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो गया। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस an is equal to -1 to the power n lies between -1 and 1, that is sequence is bounded। हमने ये देखा कि ये सीक्वेंस जो लिया गया वो क्या है, बाउंडेड है, लेकिन अब हमको क्या दिखा देना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। अब देखो इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं -1 +1, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 -1 2 का डिफरेंस है, यानी सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का ही डिफरेंस है। अब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब उसके बीच का डिफरेंस एलिमेंट के बीच क्रमशः कम होता जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुमने यदि n/n+1 ये सीक्वेंस लिया तो इसका एलिमेंट आपका पहला n की वैल्यू 1 लो तो ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन लेते जाओ। तो देखो 1/2 और 2/3 इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो 1/6 हो गया, ठीक है। ये इसको 3/6 और ये 4/6 तो 2/6 यानी 1/3 इसके बीच का डिफरेंस 1/3 है। और फिर अब इसके बीच का, अब देखो इसके बीच का डिफरेंस लिए तो हमारा ये 3 ये 6 है, ये 6 है, तो ये 3 और माइनस इसमें सब घटाएंगे तो 1/6 आएगा। यह 3 हुआ और यह 4 तो 4 - 3 तो ये 1/6, ये वैल्यू हमको दोनों के बीच का डिफरेंस 1/6 है। अब इसके बीच का डिफरेंस देखो तो ये 12 होगा, डिनोमिनेटर 12 होगा, और यह 9 और यह 8 तो ये 1/12। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/6 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/12। और फिर यहाँ देखो इसके बीच का, तो ये आपका इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका 20 आएगा और यह 1/20 ऐसा है। तो अब देखोगे कि ये डिफरेंस जो आया 1/6, अब ये डिफरेंस कम हो गया 1/12, इससे छोटा हो गया। ये डिफरेंस और कम हो गया 1/20 हो गया। और ऐसे जब इसको इनफाइनाइट तक ले जाओगे तो जो ये डिफरेंस है इसका, वो जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा तो जहां 0 दोनों के बीच का डिफरेंस वही उसका लिमिट हो जाएगी और तभी ये कन्वर्ज करेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये -1 और 1 इसके बीच का डिफरेंस 1 और -1 इसके बीच का डिफरेंस ये चेंज नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यानी इनफाइनाइट तक भी जाओगे तो भी जो दो एलिमेंट बचेगा उसके बीच का डिस्टेंस उतना ही रहेगा। और जब हमको इनफाइनाइट लेने पर दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 आके दोनों ही एलिमेंट एक न हो जाए तब तक वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हमें देख रहा है कि यह जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कोई तब करता है कि जैसे उसके दो एलिमेंट का पहले डिफरेंस करो, फिर अगले दो के बीच का, तो ये डिफरेंस कम होता जाए, इससे अगला कम होता जाए, इससे अगला कम, और जब इनफाइनाइट तक जाओ तो ये डिफरेंस इतना कम हो जाए कि 0 हो जाए, तो
अब जहां जीरो डिफरेंस हो गया दोनों के बीच तो दोनों कोइंसाइड कर गया और वही उसका लिमिट हो गया। लेकिन हमारा ये क्या है, दो ही नंबर है वो अल्टरनेट करके आ रहे हैं, इसलिए इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, उससे कम नहीं होगा, इसलिए जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, ये इसको लिख लीजिए। ये तो एग्जाम्पल हमने दिया कि वो कन्वर्जेंट है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो वी सी दैट डिफरेंस between two elements of the sequence is constant, always constant, hence it will not converge at a point, that is sequence an is equal to -1 to the power n is not convergent। तो हमने एक सीक्वेंस लिया an जिसकी वैल्यू -1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो इस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट आया a1, n इज इक्वल टू 2 रखोगे, सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट 3 रखोगे, तीसरा 4 रखोगे, चौथा। ये सीक्वेंस के एलिमेंट आपके a1 a2 से लेकर के इनफाइनाइट तक आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एलिमेंट दो ही है, एक -1 और एक हमारा +1। तो अब ये एलिमेंट -1 और +1 ही है, इसलिए हमारा बाउंडेड हो गया। और सीक्वेंस जो लिया वो बाउंडेड ले लिया। हमको दिखाना है कि जो बाउंडेड हो ये आवश्यक नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो जाए। तब ये जो सीक्वेंस आया, हमारा कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे। और कन्वर्ज कब करता है कि जैसे पहला और दूसरा एलिमेंट लिया तो इसके बीच का डिफरेंस है दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस लेस होता जाए, तीसरे और चौथे के बीच का उससे भी लेस होता जाए, और लेस होते होते इनफाइनाइट तक जाए तो वो डिफरेंस जीरो हो जाए। और जब जीरो हो जाएगा तो जो दोनों नंबर होंगे वो कोइंसाइड कर जाएगा और वही उसका लिमिट होगा और तब वो कन्वर्ज करेगा। लेकिन हमें देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस -1 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है उसको इनफाइनाइट तक जाओगे तो भी वही आएगा। इसका मतलब वो हमारा डिफरेंस दोनों का इनफाइनाइट पर भी वो जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए वो दोनों कोइंसाइड नहीं होंगे तो कन्वर्ज नहीं करेंगे। और जब कन्वर्ज नहीं करेगा तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं हुआ। यानी हमने क्या पाया कि जो कन्वर्जेंट है वो डिफिनिटली बाउंडेड होगा, लेकिन हर बाउंडेड कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये हमने अभी अभी दिखाया। तो इस तरह से इस थ्योरम को एक बार सीरियसली देखते चले। जब एक एक थ्योरम समझ में आता जाएगा तो आगे भी समझ में आएगा। इसलिए जब तक समझ में नहीं आता है इसको आप समझने का प्रयास करें, जो उसका थीम है उस चीज़ को समझो और उसको अपने लैंग्वेज में लिखो, तब ये आसान लगेगा। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लें।